हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के बारे में। ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भारत के दिल में बसा है एक ऐसा प्रदेश जिसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, नदियों का मायका। आज हम मध्य प्रदेश की उन्हीं विशाल और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानेंगे, वो नदियां जो सिर्फ इस राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देश को जीवन देती हैं। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। तो ये जो नाम है नदियों का मायका, ये कोई ऐसी ही दी गई उपाधि नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी भौगोलिक सच्चाई छिपी है। आप सोचिए, भारत की कुछ सबसे जरूरी नदियां वो यहीं से, इसी राज्य की जमीन से अपनी यात्रा शुरू करती हैं। और यही बात इसे हमारे देश के वाटर सिस्टम का एक पावर हाउस बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या खास है मध्य प्रदेश में? मतलब एक ही राज्य इतनी सारी जरूरी नदियों का सोर्स कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है इसकी जमीन की बनावट में, इसके पठारों में। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन नदियों की जो कह सकते हैं कि ट्रेंड के खिलाफ चलती हैं। देखिए, आमतौर पर भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, है ना। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ नदियां हैं जो इस नियम को तोड़ती हैं और अपना एक अलग ही रास्ता चुनती हैं। और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है नर्मदा का। इसे यूं ही नहीं, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता। सोचिए, ये नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, लाखों लोगों को पीने का पानी देती है, खेतों की सिंचाई करती है और सबसे अनोखी बात, इसका पश्चिम की तरफ बहना। यही वो खासियत है जो इसे भारत की सबसे असाधारण नदियों में से एक बनाती है। अब जरा इसकी लंबाई पर गौर कीजिए। नर्मदा की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें से 1077 किलोमीटर, जी हां, 1077 किलोमीटर, ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर बहती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नदी इस राज्य की पहचान के लिए, उसकी खुशहाली के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन रुकिए, नर्मदा अकेली नहीं है इस रेस में। इसकी एक साथी भी है, ताप्ती नदी। ये भी बिल्कुल नर्मदा की तरह ही पश्चिम की ओर बहती है। इन दोनों को आप बहन नदियां भी कह सकते हैं। दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं, एक खास तरह की घाटी से होकर गुजरती हैं और फिर अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ये बाकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से एकदम उल्टा है। तो ये भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली होती क्या है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए जमीन के दो हिस्सों के बीच का एक बड़ा टुकड़ा नीचे की ओर धंस जाए, बस वही जो घाटी बनती है उसे ही भ्रंश घाटी कहते हैं। और इसी अनोखे रास्ते से बहने की वजह से नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा नहीं बनाती, वो बनाती हैं एस्चुअरी, यानी ज्वार नदमुख, जहां नदी का मीठा पानी सीधा समुद्र के खारे पानी से जा मिलता है। अच्छा, तो ये तो हुई पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। अब अपना फोकस बदलते हैं और चलते हैं उन नदियों की तरफ जो उत्तर दिशा में बहती हैं। ये वो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से तो निकलती हैं, पर आगे जाकर भारत के सबसे बड़े और पवित्र नदी सिस्टम यानी गंगा बेसिन का हिस्सा बन जाती हैं। मतलब ये गंगा के नेटवर्क को और भी मजबूत करती हैं। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है चंबल नदी का। ये इंदौर के पास जौनापाव पहाड़ियों से निकलती है और करीब 965 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। चंबल नदी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो ये अपने बीहड़ों के लिए बदनाम है, लेकिन दूसरी तरफ आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भारत की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक मानी जाती है। अगली नदी है बेतवा। इसका बेसिन कितना बड़ा है ये आप देख ही सकते हैं। बेतवा का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज की सच्चाई थोड़ी कड़वी है। प्रदूषण के बढ़ते लेवल की वजह से इसे कई बार मध्य प्रदेश की गंगा भी कह दिया जाता है, जो एक तरह का तंज है। वैसे बेतवा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। इसका एक पुराना संस्कृत नाम भी है वेत्रवती। और जानते हैं, इसका जिक्र महाभारत जैसे हमारे महाकाव्यों में भी मिलता है। इससे पता चलता है कि इसका सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा है। अब बात करते हैं सोन नदी की। ये 784 किलोमीटर लंबी नदी है और गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। पर इसकी एक खासियत और भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सोन नदी का नाम पुल्लिंग है, जो भारत की नदियों में काफी रेयर है। ये बात इसे भाषाई तौर पर भी अनोखा बनाती है। तो सवाल ये है कि ये सारी नदियां जो उत्तर की ओर बह रही हैं, ये आखिर जाती कहाँ हैं? तो देखिए, चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। और यमुना तो खुद गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। रही बात सोन नदी की, तो वो सीधे पटना के पास गंगा में मिल जाती है और गंगा के बहाव को और भी बढ़ा देती है। देखिए, ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है,
ये तो संस्कृति की, आस्था की और तरक्की की लाइफलाइन है। सदियों से इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज और इसकी इकोनॉमी को एक शक्ल दी है। चलिए देखते हैं कैसे। इन नदियों की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे चंबल नदी पर गांधी सागर डैम, नर्मदा पर सरदार सरोवर और इंदिरा सागर डैम, और सोन नदी पर बाण सागर डैम। ये विशाल बांध सिर्फ बिजली ही नहीं बनाते, बल्कि लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी करते हैं, जिससे खेती और आर्थिक विकास दोनों को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। लेकिन इन नदियों का असर सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है। ये लोगों की आस्था से, उनकी आत्मा से जुड़ा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उज्जैन शहर, जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यहीं पर हर 12 साल में पवित्र कुंभ का मेला लगता है। सोचिए, दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ये नदियों और हमारी आस्था के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। तो हमने अतीत और वर्तमान की बात तो कर ली, अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, विकास की जरूरतें बढ़ रही हैं, ऐसे में इन नदियों का भविष्य क्या होगा? चलिए आज के कुछ मॉडर्न प्रोजेक्ट्स और वाटर मैनेजमेंट से जुड़े चैलेंजेस पर एक नजर डालते हैं। भविष्य की इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए केन बेतवा लिंक्स जैसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचा गया है। यह भारत का पहला बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है केन नदी का जो एक्स्ट्रा पानी है उसे नहर के जरिए बेतवा बेसिन तक पहुंचाना, ताकि बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई हो सके। हालांकि ये भी सच है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के पर्यावरण और समाज पर क्या असर होंगे, इसे लेकर भी काफी बहस चल रही है। और यहीं पर हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। भारत के रिवर सिस्टम का दिल होने के नाते मध्य प्रदेश पानी की बढ़ती मांग और अपनी इन कीमती नदियों की सेहत के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएगा? ये सवाल सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका जवाब आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।